मेरे मन के सारे भावों को तुम पल में पढ़ लेते हो, मेरे एहसासों को तुम एकदम समझ लेते हो। रिश्तों की अपनी एक खूबसूरती होती है और उन्हीं खूबसूरती में एक रिश्ता होता है जीवन साथी, जिसके साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करने का आप वचन लेते हैं और सुख और दुख में खड़े रहते हैं। नमस्कार, मैं सोनिका ढटवाल। जीवन साथी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जीवन साथी कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको हमेशा एक ब्यूटीफुल कपल से मिलाते हैं और जानते हैं उनके सफ़र की, वो कब, कहाँ और कैसे मिले और कैसे उनका जो जीवन का सफ़र है वो कैसे चल रहा है। आज जीवन साथी कार्यक्रम में हमारे साथ ऐसा ही एक ब्यूटीफुल कपल है, जानते हैं उनके बारे में। और आज हमारे साथ हैं दीपशिखा शर्मा जी और उनके हमसफ़र कुलदीप शर्मा जी, जो कि दोनों इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में है। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कुलदीप शर्मा जी, आप जो हैं आईएफएस हैं, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में हैं, और मैम भी जो हैं वो सेम प्रोफेशन में हैं। कहते हैं जब सेम प्रोफेशन में हो तो तालमेल बहुत अच्छा बैठ जाता है। ये कहाँ तक सही है? जी, सबसे पहले तो मैं डीडी हिमाचल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हम दोनों को इस जीवन साथी कार्यक्रम में उपस्थित होने का और भागीदारी देने का एक मौका दिया है। तो जैसा आपने मैडम पहला प्रश्न हमसे पूछा है कि सेम प्रोफेशन में होने से जो है ज़िंदगी और जीवन साथी का जो एक मायना है वो एक आसान हो जाता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं शिमला का ही रहने वाला हूँ। यहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी पे एक प्यारा सा गांव है धामी, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक सरकारी स्कूल धामी में ही हुई। उसके पश्चात मैं अपनी स्नातक की उपाधि के लिए UHF नौनी सोलन में चला गया और वहीं पे मेरी पहली मुलाकात दीपशिखा से हुई। और दीपशिखा और हमने 4 साल BSc इकट्ठा किया है। उसके बाद हम दोनों को लगा कि एक ही प्रोफेशन की तरफ हम ट्राई कर सकते हैं और हमने IFS को अपने जीवन में IFS बनने की कोशिश की और भगवान की दया से और बड़ों के आशीर्वाद से हमें वो मिल भी गया। तो आज जीवन में प्रोफेशनली 13-14 साल करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि जी, अगर एक ही प्रोफेशन में हो तो शायद जीवन साथी का महत्व और बढ़ जाता है और आपसी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाती है। जी, सर ने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप सेम प्रोफेशन में होते तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो सर के विषय में तो हमने जान लिया कि सर की पढ़ाई कहाँ से, तो दीपशिखा जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आप भी थोड़ा सा अपने हम बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं आपके। जी, मैं भी सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहती हूँ डीडी हिमाचल का, जिन्होंने हमें आज के इस बहुत ही सुंदर प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया है। और अगर मैं अपना परिचय देती हूँ तो मैं जिला मंडी गांव सांबल की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जिला मंडी से ही की। तत्पश्चात मैंने अपनी BSc और MSc UHF नौनी से की। हम वहीं पे मिले और हम क्लासमेट्स ही थे, साथ में पढ़े हम। उसके बाद में जैसा कि सर ने बताया कि IFS के एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी कर रहे थे, तो फिर सर सर्विस में 2009 बैच में आए और मैं 11 बैच में आई और 2013 में हम परिणय सूत्र में बंधे और ये सफ़र जारी है और अच्छा चल रहा है। जी सर, ये जैसे आपने बताया कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो आप दोनों जो हैं वो इकट्ठे तब मिले। थोड़ा सा भी और जानना चाहूँगी कि जब आप मिले, जब उस समय जब आप साथ पढ़ रहे थे तो वो मोमेंट कैसा था कि सर आपको क्या कहते हैं कि फर्स्ट साइट पे ही, मतलब जब पहली बार देखा तभी मैम पसंद आ गए, या मैम को पहली बार जब सर को देखा तो पसंद आ गए? मुझे लगता है कि शायद लव एट फर्स्ट साइट वाली बात तो नहीं थी जी। हम दोनों की मुलाकात जो है वो जहाँ तक मुझे याद आता है कि एक फ्रेशर वेलकम पार्टी हुआ था और गाहे बगाहे उसमें मैं मिस्टर फ्रेशर बन गया और मैडम मिस फ्रेशर बनी। तो वो एक उस दिन की एक जो फ़ोटो छपी वो मुझे आज भी याद आता है कि हमारे गांव में एक हमारे काफ़ी जान पहचान वाले एक शॉपकीपर हैं, तो अंकल ने मुझे बताया था कि तुम दोनों की फ़ोटो छपी अखबार में, मिस्टर फ्रेशर एंड मिस फ्रेशर करके। तो मुझे लगता है वही हमारी एक ऐसी मोमेंट थी जब हम आपस में एक साथ मिले। और क्योंकि हम दोनों एक ही साथ में क्लासमेट थे, हमने फॉरेस्ट्री में BSc साथ में किया है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्लास में साथ थे,
एक साथ पढ़ाई करते रहे, फिर एक दूसरे के बारे में जानने का और अधिक मौका मिला। तो बीएससी होते होते और उसके बाद के जो 1-1.5 साल का जो समय था, जिस समय में हम तैयारियां कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे कि हमें एक ही कैरियर की तरफ बढ़ना है, तो उस समय हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग का हमें ज़्यादा आइडिया लगा और लगा कि हाँ, अगर इन जैसा जीवन साथी हमें मिले तो शायद जीवन खुशहाल और खुशी से बीत जाए। जी, सर ने बताया कि इन जैसा जीवन साथी अगर मिले तो खुशहाली से जो है वो जीवन का सफ़र जो है वो बहुत अच्छा हो। तो मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर हम जानना चाहें कि एक जीवन साथी आपके उसमें शब्दों में अगर हम कहें कि जीवन साथी आपके लिए क्या है? मेरे नज़रिए से एक जीवन साथी जो है वो खुशी है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन साथी एक ऐसा आदमी है या एक ऐसा शख्स है जिससे आप अपने दिल की सारी बातें कह सकते हो। आपके मन में कोई भी समस्या है, आप मिल के बैठ के उसका हल निकाल सकते हैं और आप साथ में एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो शब्द है, मैं चाहे उसे भारी कहूँ या मैं सबसे हल्का कहूँ, वो है भरोसा। और अगर आपको उस जीवन साथी में वो मिल जाता है तो मुझे लगता है आपका जीवन बहुत ही आसान और खुशमय होता है। बिल्कुल सही कि जीवन साथी में सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है भरोसा। अगर आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो जीवन के एक दूसरे के भरोसों पे विश्वास करते हैं, लक्ष्यों पे विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन लक्ष्यों को भी पा लेते हैं और भरोसे को जो है वो कायम रहता है। सर, जब मैम से आपने शादी करने का सोचा, जब आपको मैम के साथ आपने पढ़ाई की, जैसे आपने बताया कि जब हम पढ़ रहे थे इकट्ठे तो हमें लगा कि आप जो उनके कंपैटिबल हैं, आपके कई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक अगर कहें कि जो अपना लाइफ पार्टनर आप बनाना चाहते हैं उसके लिए आप कई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या कहें कि कहीं ना कहीं आप किसी की रिफ्लेक्शन जो है अपने पार्टनर पे देखते हैं। तो आप उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मेरे लिए सबसे बड़ी जो एक चुनौती थी वो ये था कि मैं एक संयुक्त परिवार से आता था और मुझे मालूम था कि इनका जो परिवार है वो ऑलमोस्ट एक न्यूक्लियर फैमिली थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या एक न्यूक्लियर फैमिली से आने वाला शख्स मेरी संयुक्त परिवार में कैसे एडजस्ट करेगा, क्योंकि इसको हम चाहे भाग्य कहें या जो भी कहें, हमारे समाज में लड़की को लड़के के घर आके रहना पड़ता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ और मुझे ये अभी तो एक्सपीरियंस भी है कि सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स तो लेडी को ही करनी पड़ती है। तो उस समय मेरे मन में ये था कि क्या ये उस संयुक्त परिवार की सोच को और उसमें आने वाली बहुत सारी दिनचर्या की जो पहलू हैं, क्या उनमें एडजस्ट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। बट हम साथ में रह के जब हमने इन चीज़ों पे कभी ना कभी बातचीत करी तो मुझे लगा कि हाँ, ये समझती हैं उस चीज़ को और ये एडजस्ट कर सकती हैं। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि अब ये हमारे परिवार में आने के लिए हम तैयार हैं और शायद अगर परिणय सूत्र में हम बन जाएं तो हमारे जीवन में कोई ज़्यादा बड़ी मुसीबत नहीं होगी। मैम, सर की बातों से लग रहा है कि सर ने पहले पूरी भूमिका मान ली थी और पूरी तैयारी कर ली थी कि आप हमारे परिवार में कैसे एडजस्ट हो पाएंगी। तो सर की बात से तो मुझे लग गया कि सर ने पूरा देख लिया था कि आप एडजस्ट हो जाएंगी और मुझे किस तरीके से आपको जो है वो एडजस्ट भी करना है। ये बहुत अच्छी बात है कहे तो। मैम, हर लड़की जब भी शादी का सोचती है तो कई सपने बुनती है, कई सपने साथ लेती हैं। बचपन में हम जब छोटी लड़कियां जब छोटी होती हैं तो हमेशा गुड्डा गुड्डी के साथ खेलती हैं, तो उनकी शादी कराना ये सब चीज़ें हम कराते हैं। तो कई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सर से क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, और कहीं तो फैमिली से भी आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जो हैं वो सपने बुनते हैं अपने जीवन साथी को लेके, उसके परिवार को लेके और अपने भविष्य को लेके सपने बुनते हैं। और हमारे कुछ क्राइटेरियाज हमेशा होते हैं जो कि हमारे अपने बैकग्राउंड पे बेस्ड होते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे वो अपना परिवार हो, चाहे भाई बहन हो। मुझे जो सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन था वो यही था कि मैं ये मानती हूँ जीवन में कि मान सम्मान, एक जब विवाह होता है और एक बहू अपने इन लॉज के घर जाती है तो उस वक्त जो है वो कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें आपके मान सम्मान जो है वो स्टेक पे लगती है, या बहुत सारे ऐसे मौके वाक़यात होते हैं। और मुझे बहुत खुशी ये बताते हुए होती है, और मैंने पर्सनली ये फ़ील किया है कि नॉट इवन सर बट हमारी जो पूरी की पूरा परिवार है उसने हमेशा ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान दिया है।
उस परिवार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो कोई भी बात है हम उसको मिल बैठ के डिस्कस करते हैं और एक कंक्लूजन पे हमेशा पहुंचते हैं। और मान सम्मान का, उस सभी की प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का उसमें ध्यान रखा जाता है, स्पेशली स्त्रियों का। जी, मान सम्मान का जो है वो विशेष ध्यान रखा जाता है और सर ने भी रखा और परिवार ने भी पूरा रखा। सर, अगर हम बात करें आप दोनों की, जैसे कि आपने बताया कि जब आपकी शादी हो गई तो उसके बाद के हम सफ़र की अब बात आते हैं तो कहते हैं जब शादी हो जाती है थोड़ी बहुत मनमुटाव तो हो जाते हैं, तो आप दोनों में सबसे पहले रूठता कौन है और मनाता कौन है? मुझे लगता है कि रूठती भी यही है और मान भी खुद ही जाती हैं क्योंकि मनाने का जो समय है वो मैं थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, तब तक इनका रूठना जो है वो इस हद तक पहुँच जाता है कि इनको लगता है मैं खुद ही मान जाऊँ तो अच्छा है। और हम आपस में भी ये कई बार डिस्कस करते हैं कि अगर कभी कोई छोटा मोटा मनमुटाव या आर्ग्यूमेंट होता भी है तो एक समझदार पति के नाते मैं सिर्फ उसको एक तरफा ही रहने देता हूँ, मैं अपनी तरफ से उसको कोई बढ़ावा या नहीं देता और मुझे लगता है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। फिर उसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट शुरू होता है कि आप मुझसे लड़ते भी नहीं हो, तो उस पे ही लड़ाई शुरू हो जाती है। तो फिर मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि मैं इनकी हर बात को सुन लेता हूँ, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि मैं सिर्फ सुनता हूँ, उस पर अमल नहीं करता हूँ। उसमें से जो चीज़ मुझे लगती है कि मुझे इम्प्रूवमेंट कर लेना चाहिए उसको मैं कर लेता हूँ और मुझे लगता है उसी क्रम में हम आपस में बढ़ते जा रहे हैं और आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम मैरिड एंड हैप्पीली मैरिड। या बहुत अच्छी बात है मैम। कहाँ तक कि जो सर ने बताया कि आप खुद ही मान जाती है, तो मैं चाहूँगी कि मैं भी ये सीखना चाहूँ और मेरे दर्शक भी सीखना चाहिए, ऐसा क्या है जो अपने आप ही आप मान जाते हैं? सर ने बिल्कुल सच कहा है और मैं हमेशा इस एग्जाम्पल को कोट करती हूँ कि जब हम लड़ते हैं तो युद्ध का एक मैदान है और उसमें मैं ही राजा हूँ, मैं ही सेनापति हूँ, मैं ही सैनिक हूँ जो वीरगति को प्राप्त होता है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाता है, मैं बोलती जाती हूँ, वो सुनते जाते हैं, बस बीच में कभी कभार एक उत्तर या अपना लॉजिक रख दिया जाता है और उसके बाद जो है मैं ही जीतती हूँ और मैं ही हारती हूँ और अल्टीमेटली मुझे मानना पड़ता है। बस हाँ, इसमें सबसे खूबसूरत बात ये है कि सर ये इस कंक्लूजन पे हमेशा आते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है और इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। मुझे लगता है उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ही यही है। जी, बहुत ही अच्छी बात है कि ये रिश्ता ही ऐसा होना चाहिए कि बहुत लंबा जो है वो रूठना मनाना नहीं चलना चाहिए। आप दोनों मैम सेम प्रोफेशन से हैं, अगर हम बात करें सेम प्रोफेशन में जब आप होते हैं तो समय कम दे पाते हैं और सबसे एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में पूरा पता होता है कि क्या है, कैसे हेक्टिक शेड्यूल है, आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो आप एक दूसरे को उस समय एडजस्ट कैसे करते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम दोनों का ऑफिस भी एक ही होगा, एक ही ऑफिस में हम ऊपर या नीचे वाले फ्लोर में हैं या सेम फ्लोर पे हैं, फिर भी हम आपस में नहीं मिल पाते, शेड्यूल्स इतने हेक्टिक रहते हैं। मैं हमेशा मतलब हंसती हूँ बता के इस बात को अपने रिश्तेदारों को भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कि मैं काम को 50-50 डिवाइड करती हूँ मे बी और मुझे लगता है उससे हमारा बहुत सारा काम निकलता है, चाहे वो बच्चे को पढ़ाने की बात हो, चाहे वो किसी भी सोशल ड्यूटीज़ की बात हो या घर के लिए कुछ भी लेना है उसकी बात हो। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें मुझे लगता है हमारा वर्कआउट, अपने लिए टाइम निकालना, स्वतः के लिए टाइम निकालना, उसमें 50-50 नहीं चलता है। उसमें हम दोनों मिलके सारा काम करते हैं और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि चाहे प्रोफेशनल लाइफ चाहे सोशल लाइफ कितनी ही बिजी रहे, बट उस वर्कआउट के लिए एक साथ में टाइम निकालें और उसमें डिस्कशन करें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, और उसमें बहुत सॉल्यूशंस भी निकलते हैं। इसमें एक बात ये भी है कि भाग्य से अभी तक जब भी हमारी पोस्टिंग्स होती हैं तो ऐसा काफ़ी कम हुआ है कि हम दोनों जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक पोजीशन पे हैं। कभी ना कभी एक के पास, कभी इनके पास या कभी मेरे पास थोड़ा समय बचता है, तो उस समय को हम प्रोफेशनल लाइफ में ना लगा के अपने पर्सनल लाइफ में डिवोट कर लेते हैं। जैसे उस 2 घंटों में मैं घर पहले आ जाता हूँ, अपने बच्चे के साथ उसको देख लेते हैं, उसके साथ समय बिता लेते हैं, और कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो ये नहीं कर पा रही हैं, मैं उसको कर लेता हूँ, या किसी समय में मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इनको बता के कहता हूँ कि आप उसको कर दीजिए। तो इस तरीके से हम आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं प्रोफेशनली, क्योंकि
आपने जैसा कहा कि हमारे जो वर्किंग स्फीयर है उसमें एक तो हम घर से काफ़ी दूर हैं। हम दोनों का जो कैडर है वो आगमुट कैडर या यूनियन टेरिटरीज़ कैडर है। हम हिमाचल से बाहर ही रहे हैं अभी तक के जो हमारे 14 साल थे, तो उसमें हम चंडीगढ़ में, गोवा में और अंडमान में हमने काम किया है। तो उसमें घर वालों की सपोर्ट आपको मिल जाए वो पॉसिबल नहीं है। तो उन स्थिति में, उन पोजीशंस में हम एक दूसरे की हेल्प करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। और उस समय में हम एक दूसरे के पास, जिसके पास भी समय बच जाता है वो पर्सनल मैटर्स पे टाइम डिवोट कर लेता है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से हम अपने प्रोफेशनल एज वेल पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं। सर, जैसे कि मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ कि आप दोनों जो है, जैसे मैम ने कहा कि हम 50-50 कर लेते हैं कि काम को हम जो है डाइवर्ट कर, दोनों के बीच में बांट लेते हैं, आधा ये आपका आधा मेरा, ये बहुत अच्छी बात है। कहें कि आप दोनों जो दिन की, अगर हम समय की बात करें, एक दूसरे के किसी भी रिश्ते में समय देना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे वो हम बात करें सुबह की चाय की बात करें या रात की डिनर की बात करें या दिन में 1 घंटे की बात करें, तो आप दोनों अपने लिए एक दूसरे के लिए दिन में समय कैसे निकालते हैं? कौन सा बेस्ट टाइम आपका है कि थोड़ी देर बैठ के आराम से बात करने का? मुझे लगता है कि जब से हम हिमाचल में वापस आए हैं और यहाँ पे हमने अपने जीवन शैली को थोड़ा सा परिवर्तित किया है। अभी हम काफ़ी सुबह उठने की कोशिश करते हैं। 5 बजे के आसपास हम उठ जाते हैं और उस समय हम कोशिश करते हैं कि स्वयं ही अपने घर के सारे काम निपटा लिए जाएं, जैसे कि चाहे सुबह की चाय हो या बच्चे का नाश्ता बनाना हो या अपने लिए नाश्ता बनाना हो। मैडम ऑब्वियसली उस काम में निपुण हैं और उसके लिए मैं रोज़ सुनता भी हूँ कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत कम है। तो मैं कहता हूँ कि मेरी जो स्पीड है, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं आराम भी कर सकता हूँ। तो मैडम कहती है कि नहीं, आपकी वो स्पीड भी मेरे लिए अच्छी है। तो हम उसी स्पीड से साथ में काम कर लेते हैं। ये 70% की स्पीड से काम कर रही है, मैं 30% के साथ काम कर रहा हूँ। तो सुबह का 1 घंटा जो है हम बच्चे की तैयारी में लगा लेते हैं और जैसे ही अगला 45 मिनट का समय हमारे पास रहता है, हम अंदर ही, घर के अंदर ही एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। और आपस में उस समय भी हम एक्सरसाइज करते समय भी हम सिर्फ एक्सरसाइज ना करते हुए ऑलमोस्ट सभी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, तो सारी बातें डिस्कस हो जाती हैं। जी जी। सर, प्रोफेशन ऐसा है कि हमेशा जो है वो सतर्क रहना पड़ता है। जॉब ऐसी है, रिस्पॉन्सिबल जॉब है आपकी। तो जो टेंशन्स हैं, सबसे ज़्यादा जॉब की टेंशन कौन लेता है? मैं इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य रहता है और मेरी ये सोच है कि हमें प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर्स को अलग ही रखना चाहिए। लेकिन मैडम के साथ ऐसा नहीं है। ये फाइलों का बस्ता घर भी लेके आती हैं और जब घर लेके आती हैं तो मुझे डबल टेंशन हो जाती है। मुझे लगता है अब इनके साथ उनकी फाइलें मुझे भी करनी पड़ेंगी। तो ये इनका तरीका है। ये जब तक इनको वो कार्य पूर्ण ना हो जाए वो उसको उस टेंशन के साथ नहीं रह सकती। बेशक उसको करने में ज़्यादा समय लग जाए या इनकी नींद का समय कट हो जाए, ये उसको झेल नहीं सकती हैं। इनको वो कार्य निपटाना है। मेरे केस में वो थोड़ा अलग है। मैं अपना सरकारी काम जो है वो सरकारी दफ्तर तक ही रख के आता हूँ। कोशिश करता हूँ कि उसी समय में निपटा पाऊँ, लेकिन उसको घर लाने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो मैं ये मानूंगा कि जो स्ट्रेस है वो शायद ज़्यादा लोड मैडम लेती हैं। मैम सोचती हूँ कि थोड़ा सा घर पे भी थोड़ा 50-50 रहे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। कहाँ तक सही हूँ मैम इस बात के लिए? सर ने भी बिल्कुल सही कहा है कि लाती हूँ। जब भी कभी आपके पास बहुत सारे चार्जेस एक साथ होते हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, आपके पास रियली में इतना समय नहीं होता है कि आप सारे काम ऑफिशियल आवर्स में निपटा पाएँ। तो कई बार कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे आपको सलाह किसी की लेनी है और उस इंसान को आप घर पे ही पकड़ पाओगे। तो ऐसी कंडीशंस में मैं भी उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करती हूँ और सर उसमें भी मेरा पूरा साथ देते हैं और मुझे खुशी तो है। सर उसमें भी 30 की स्पीड पे ही साथ देते हैं कि 70 की स्पीड पे? सर का स्पीड 100 है। बहुत ही खूब। ये बात की हमने प्रोफेशनल, थोड़ा हट के आ जाते हैं। जैसे सर ने बोला मैं तो रूठता नहीं हूँ और मैम जो है वो अपने आप ही मान जाती हैं। तो मैम आप लोगों को इतना समय हो गया एक दूसरे के साथ, तो मैं थोड़ा सा अब सर के बारे में, सर किस चीज़ का सर को जो है वो सबसे ज़्यादा शौक़ है, क्या चीज़ सबको पसंद है? मेरा उत्तर तो ये होगा कि सर को शौक़ का ही शौक़ है।
मतलब सर जो भी काम करेंगे सर को वो सर उसमें पूरा डूब जाते हैं। फिर अगर मैं सर को कहूँगी कि आप चाय बनाओ तो वो बनेगी 15 मिनट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपको बताऊं तो सर को म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और बहुत बार ऐसा भी हुआ है हमारी पर्सनल गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग्स में, जब सर डांस करते हैं तो लोग मुझे कहते हैं मैम सर को कहाँ छुपा के आपने रखा था। सो ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, डांस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारी जितनी भी होती हैं, और उनको सामने देखकर, परफॉर्म करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, तो मैम जैसे आपने बताया कि सर म्यूज़िक के भी बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो सर का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मैंने सर को सबसे ज़्यादा बार ये पल पल दिल के पास तुम रहती हो गाते हुए ही सुना है। तो मैं मानती हूँ कि सर का फेवरेट सॉन्ग यही होना चाहिए। मैं गाता नहीं हूँ, मैं सच में यही कहता हूँ। जी, तो सर ये जो गाना है ये सर का फेवरेट है और ये डेडिकेट मुझे लगता है मैम के लिए ही है। तो सर ये तो मैम ने बता दिया कि ये सच में आपका फेवरेट सॉन्ग ये पल पल दिल के पास यही सॉन्ग है आपका फेवरेट? जी जी। तो मैम ने तो आपके सॉन्ग को पकड़ लिया। तो आपका अगर हम बात करें, आपका सॉन्ग तो है पल पल दिल के पास, तो मैम का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मुझे लगता है ये बॉलीवुड सॉन्ग्स भी पसंद करती हैं, गज़ल्स भी पसंद है इनको, और हिमाचली फोक सॉन्ग्स भी इनके काफ़ी दिल के करीब हैं। अगर मैं इनके फेवरेट सॉन्ग की बात कहूँ तो आज फिर जीने की तमन्ना है शायद इनका फेवरेट सॉन्ग हो, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वही हम करती हैं। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो आप लोग जो अपना बेस्ट टाइम, अगर हम बात करें जो अपना पिछला टाइम जो है, अगर आज के टाइम की भी बात करें, कोई ऐसे मोमेंट है जिसको आप दोबारा जीना चाहते हो, वो बेस्ट टाइम आपको क्या लगता है कि कौन सा बेस्ट टाइम आपकी लाइफ का रहा है? मुझे जितनी बार भी हम ट्रैकिंग पे जाते हैं किसी भी जगह पे, चाहे वो हिमाचल में है, चाहे हमारे रिस्पेक्टिव कार्डर्स में रहती है, जैसे हम 6 साल गोवा में रहे हैं अभी तक, और 3 साल हम अंडमान में रहे हैं, और विगत 1 साल से हम हिमाचल में हैं। तो जब भी हम अपने स्पेशल ट्रैकिंग के लिए समय निकाल पाते हैं और जाते हैं, और वो थकान महसूस करते हैं, आपस में बैठ के बातें करते हैं, चलते चलते इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, मुझे वो मोमेंट्स बहुत प्यारे लगते हैं। सर आपको? जी, ये कह रही हैं जो बिल्कुल सही है, मैं भी उसमें सहमति जताता हूँ कि जब हम ट्रैकिंग पे जाते हैं तो उस समय हम उस परिदृश्य को देखते हुए अपने जीवन में भी उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, चाहे वो ट्रैकिंग किसी बड़ी जगह की बात हो या फिर चाहे हमारे गांव का ही कोई ट्रैक क्यों ना हो। तो जब हम साथ में ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं और अपने नेचर एनवायरनमेंट को देखते हैं तो वो मोमेंट्स हमारे लिए ख़ास हो जाते हैं। फिर वो चाहे छोटी सी चाय की ठेले पे हो या किसी शॉपिंग मॉल में हो या कहीं भी, जब भी हम दोनों साथ में रहते हैं और मुख्यतः ट्रैकिंग पे जब रहते हैं तो वो पल हमारे लिए बहुत खुशगवार हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो जीवन में हमारे हमेशा आते रहें। जी सर, मुझे आप दोनों की एक बहुत अच्छी बात लगी कि जब आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया तब आपने साथ में अपने कैरियर पे भी फोकस किया। साथ ही साथ जब कैरियर बना तब आपने सोचा कि अब हमें जो है आगे का स्टेप अपना फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम आज के समय की बात करें, आज के दौर की बात करें, तो ऐसा नहीं है, हमारे जो आज की जनरेशन है वो कहीं दिशा जो है वो भटक रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जी, मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि आज के जो हमारे नौनिहाल है या जो हमारे बच्चे हैं वो ज़िंदगी को उस अंदाज़ में नहीं देखते हैं जिस अंदाज़ में हमने या हमारे पूर्वजों ने देखा है। उनके लिए हर चीज़ जो है वो उनके पेशेंस को टेस्ट करती है। वो किसी भी समय या किसी भी चीज़ में बहुत अधिक समय नहीं दे पाते हैं, चाहे वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो या उसके बारे में सोचना हो, वो जल्दी से उकता जाते हैं। और जैसा हमारे जीवन में वो समय था कि जब हम एक दूसरे को जान रहे थे, उस समय भी हमने ये चीज़ हमारे ध्येय में थी और हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ हमें बनना है, क्योंकि हमारे माता पिता ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे रिश्तेदारों ने जितनी भी मेहनत हम पे की है उसका सिला कहीं ना कहीं उनको हमें देना पड़ेगा, और वही हमारे लिए श्रेयस्कर भी होगा। क्योंकि हम अगर अपने जीवन में कुछ भी बनते हैं तो शायद उनको हम कुछ ना दे पाएँ, लेकिन सिर्फ ये खुशी ज़रूर होगी कि उनके बताए हुए बातों से हम आगे बढ़ पाए। लेकिन आज की जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक अजीब सी दौड़ी जा रही है, और
उनको जो जीवन के असली मूलभूत सिद्धांत है, जैसे दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत, जिसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है, वो अपने जीवन में या अपने करियर में उसको अपनाने में कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं और शायद वो अपने आप को सेल्फ, जिसको चीटिंग कहते हैं, उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैं उस तरफ देखता हूँ। बिल्कुल सही। मैम, आपको क्या लगता है कि एक अच्छे जीवन साथी के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होना चाहिए? मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है समय। अगर हम एक दूसरे को समय दे पाते हैं, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांट पाते हैं, उसमें खुशियाँ भी रहेंगी, दुख भी रहेगा, उसमें ऐसे मसले भी रहेंगे जिनका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते कभी भी, तो मुझे लगता है हम बहुत प्यार से और बहुत आसानी से अपने जीवन को निभा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं और सोसाइटी के लिए भी काफ़ी काम कर सकते हैं अगर मिलके चले। सर, जैसे कि आपका एक छोटा बेबी है, बच्चा है आपका, और वो पढ़ता है स्कूल में, तो सबसे ज़्यादा जो बेबी है वो क्लोज किसके है? बेबी अर्जुन नाम है उसका, 8 साल का है और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने पिताजी के ज़्यादा क्लोज़ है, क्योंकि सुबह जब पुकारा जाता है तो पापा शब्द ही आता है पहले, और उसका कारण ये है कि पिताजी उसे बहुत लाड प्यार करते हैं। तो अगर एक लाड प्यार करता है तो दूसरे को थोड़ा सा तो एक वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। मैम, जैसे कि आपने बोला कि सर जो है वो बहुत लाड प्यार करते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे हम जीवन साथी जो है वो उसके बाद एक परिवार बनाते हैं, एक परिवार में परवरिश वैसी होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो फ्यूचर में जो है वो एक अच्छा इंसान बन सके? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि वो एक अच्छा इंसान बने, उसके लिए पेरेंट्स की परवरिश कैसी होनी चाहिए? मैं ये बात मानता हूँ कि बच्चों को लाड प्यार की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन उस लाड प्यार की एक सीमा होनी चाहिए। उस सीमा में के अंदर रहते हुए बच्चों को नैतिक शिक्षा देना जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। जैसी नैतिक शिक्षा, जैसे मूल्य हमें हमारे पेरेंट्स से मिले, वही हमारे जीवन में परिलक्षित हुए और हम मुझे लगता है कि उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं कारणों से जो कुछ भी बन पाए हैं, कर पाए हैं। किंतु अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ लाड प्यार करेंगे और उनमें वो नैतिक शिक्षा गुण नहीं डालेंगे तो आने वाले समय में वो भी कहीं गुमनामी की ज़िंदगी बिताने लगेगा। तो उससे बचने के लिए नैतिक गुणों की आवश्यकता है और वो पेरेंट्स से अच्छा कोई नहीं दे सकता। सर, आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में आए। मैं चाहती हूं कि मेरे दर्शक जो अपना जीवन का सफ़र शुरू करने वाले हैं या कहें कि जो शुरू कर चुके हैं, उनको एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एक संदेश दें। हम जब परिणय सूत्र में बंधते हैं एक दूसरे के साथ, हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं और कई बार हम उन पे खरे उतर पाते हैं, कई बार हम उन पे खरे नहीं उतर पाते हैं, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि हम डिज़र्व नहीं करते एक दूसरे को। मुझे लगता है ज़िंदगी के जितने भी मसले हैं उन्हें आपस में बैठ के सुलझाया जा सकता है, रास्ते निकाले जा सकते हैं, और ऐसे मसले जिनके रास्ते नहीं भी निकाले जा सकते उनको अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो उस पर काम किया जा सकता है और जीवन को खुश बनाने के लिए नित नए तरीके खोजना जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी। आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और खूब मज़ा आया आपसे लोगों से बात करके। आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन साथी कार्यक्रम में आज हमने जाना कि किस तरह से आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, एक दूसरे पे भरोसा करके, समय देकर, और सबसे बड़ी बात है समझौता। समझौता सिर्फ एक तरफा नहीं, समझौता दोनों तरफा। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।